बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हमने उत्सर्जन की कार्यकी और मूत्र निर्माण की क्रिया को दिखाया है। अर्थात जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार काम करती है, उसकी फिजियोलॉजी, अर्थात हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन किस प्रकार काम करती है, उसकी क्रिया विधि क्या है और वो कार्य करती है रक्त को छानकर मूत्र बनाने का। इसलिए इस क्रिया को हम मूत्र निर्माण की क्रिया विधि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जन की कार्यकी को समझाइए, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र निर्माण की क्रिया को समझाइए, मानव में मूत्र निर्माण की क्रिया को समझाइए, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्सर्जन की कार्यकी या मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो क्या है। तो हम ये समझ लें कि जो नेफ्रॉन है, जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, वो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। इस क्रिया को ही हम मूत्र निर्माण की क्रिया विधि कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो यूरिया का निर्माण होता है यकृत के अंदर, हमने पढ़ा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर, और यकृत से वृक्क धमनी के द्वारा रक्त के साथ यूरिया को लेकर आया जाता है, या यूं कह लीजिए कि यूरिया युक्त, ये देखिए यहाँ से यूरिया युक्त रक्त जो है वो रक्त धमनी के द्वारा वृक्क में आता है, और वृक्क की जो वृक्क धमनी है उसी की शिराएं, उसी की शाखाएं अभिवाही धमनिका बनाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है इसको। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको आप देखें प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि कंटिन्यू आप एक एक क्रम से जब आप देखेंगे तभी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अभिवाही धमनिका वृक्क धमनी की ही शाखाएं होती हैं। तो ये वृक्क धमनी से वृक्क अभिवाही धमनिका में आता है, और अभिवाही धमनिका उस यूरिया युक्त रक्त को लेकर आती है और फिर यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाती है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। और इस केशिका गुच्छ में चूंकि अभिवाही धमनिका का व्यास बड़ा होता है अपवाही धमनिका की तुलना में, तो अपवाही धमनिका यहाँ से रक्त को लेकर जाती है। इस दौरान यहाँ पर बॉमेन संपुट में इसमें से रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चरणों में पूर्ण होती है, जिसको हम यहाँ समझेंगे। और यहाँ सीधा ये समझ लेना है कि रक्त में जो ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ है उसमें से छानकर छनित्र को बॉमेन संपुट की गुहा और समीपस्थ कुंडलित नलिका में भेजना ही क्या कहलाता है छानने की क्रिया, और जिसे हम मूत्र निर्माण की क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर मूत्र निर्माण क्रिया को हम अलग अलग स्टेप्स में बताएंगे। तो कौन कौन से चरण हैं इसके? सबसे पहला चरण है परानिस्यंदन, दूसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण, तीसरा है श्रावण। तो मैं एक बार बता दूं कि संक्षिप्त में परानिस्यंदन का अर्थ होता है सूक्ष्म निस्यंदन, यानी बॉमेन संपुट में रक्त को छानकर और छनित्र का निर्माण करना, जबकि पुनरावशोषण में जो आवश्यक उपयोगी पदार्थ छनित्र के साथ आ जाते हैं उन्हें वापस रक्त में मिलाना पुनरावशोषण कहलाता है। जबकि श्रावण में जो पदार्थ नहीं छन पाते हैं उन्हें रक्त नलिका से छाना जाता है। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप्स में अलग अलग स्टेप्स में पूरी क्रिया को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप लेते हैं, क्योंकि बड़ी प्रक्रिया है तो सबसे पहला स्टेप ही हम इस वीडियो में दिखा पाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उन्हें हम दूसरी वीडियो में लेंगे।
तो पहला पार्ट है परानिस्यंदन और सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अल्ट्रा मतलब सूक्ष्म, जैसे हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो ठीक उसी प्रकार परानिस्यंदन, सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन का अर्थ होता है छानना, निस्यंदन अर्थात छानना, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे छिद्रों से छानना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो क्या होगा, हमने पढ़ा है इसकी औद्योगिकी के अंदर कि जो ग्लोमेरुलस होता है, केशिका गुच्छ जो होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसकी जो केशिकाओं की जो दीवार है वो छोटी छोटी छिद्रों से बनी हुई होती है, चलने के समान होती है, इसलिए इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्लोमेरुलस जो है, जो बोमेन संपुट है, उसकी दीवार भी शल की उपकला जो है वो छलनी की तरह काम करती है। तो दोनों मिलाकर एक छलनी की तरह काम करती है और रक्त को छानेगी। रक्त क्यों छानेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ से अभिवाही धमनिका तेजी से जितना रक्त लेकर आती है उतना रक्त वापस निकल नहीं पाता है अपवाही धमनिका से, क्योंकि इसका व्यास कम होता है अभिवाही धमनिका की तुलना में, इसलिए यहाँ प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रेशर बनेंगे, जिनके द्वारा सूक्ष्म निस्यंदन की क्रिया होगी। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है हमें कि केशिका गुच्छ व बोमेन संपुट की भित्ति, ध्यान रखना, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट की भित्ति, ये केशिका गुच्छ है और ये बोमेन संपुट है। इसकी जो दोनों की जो भित्तियां हैं वो रक्त को छानकर ये रक्त को यहाँ से छान दिया और छानकर समीपस्थ जनित्र को समीपस्थ कुंडलित नलिका में डालना क्या कहलाता है, परानिस्यंदन कहलाता है। तो इसको छानकर यहाँ डाल देंगे इसकी गुहा में, बोमेन संपुटी में, या हम कह देते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में डाल देती हैं। इस क्रिया को ही हम परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। राइट, अब बात आती है कि आखिर वो कौन कौन से दाब हैं जिनसे ये छन्ने की क्रिया होती है, क्योंकि बिना किसी प्रेशर के छन्ने की क्रिया नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 3 मुख्य दाब जो हैं जिनसे छन्ने की क्रिया यहाँ पर संभव होती है। सबसे पहला, जिसे हमने GHP से डिनोट किया है, अर्थात यहाँ हम कहते हैं इसको ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये होता है धनात्मक 70 mmHg। यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, जहाँ धनात्मक लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो नीचे की ओर छानने में मदद कर रहा है, जबकि ऋणात्मक जहाँ भी लिखा हुआ है वो ऋणात्मक यानी इसलिए दिखाया गया है कि वो छानने का विरोध करेगा। राइट, तो दोनों को बैलेंस करके ही हम शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब निकालेंगे। तो यहाँ पर समझना है कि पहला दाब जो है वो ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब होता है। ये दाब कैसे उत्पन्न होता है, हम जानते हैं कि जब अभिवाही धमनिका से ज्यादा आयतन का रक्त आता है उतना रक्त अपवाही धमनिका से नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, अभी बताया, इसका व्यास कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा ब्लड आता है और ब्लड कम निकल पाता है। तो यहाँ पर यानी ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ में एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक दाब उत्पन्न होता है और उस दाब का नाम है ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब अर्थात GHP। अर्थात यहाँ पर इसका जो मान है वो 70 mmHg होता है। तो नेक्स्ट दाब की हम बात करते हैं जिसे हम BCOP अर्थात यहाँ पर रक्त कोलाइडी परासरण दाब, ब्लड कोलाइडी परासरण प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ ये जो रक्त दाब है हम जानते हैं रक्त कोलाइडी प्रकृति का होता है और कोलाइडी प्रकृति होने के कारण उसमें गाढ़ापन होता है और गाढ़ेपन के कारण
कोई भी चीज है वो छनने का विरोध करती है। हम पानी को आसानी से छान सकते हैं, जबकि आपसे कहा जाए उसी छलनी में से आप शहद को छानिए या ग्लिसरीन को छानिए, तो वो शायद पानी की तुलना में छनने का विरोध करेगी। कारण क्योंकि उसमें गाढ़ापन है। तो यहाँ कोलाइडी होने के कारण रक्त, क्योंकि उसमें रक्त कणिकाएं भी होती हैं, तो उसमें रक्त कोलाइडी परासरण दाब होता है। और ये दाब जिसे हम BCOP अर्थात ब्लड कोलाइडी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और ये मान होता है दैट इज -30 mmHg, अर्थात ये छलने का विरोध करेगा। नेक्स्ट तीसरा जो दाब है वो है CHP अर्थात कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अर्थात संपुटीय इसे हम कहते हैं द्रव्य स्थैतिक दाब, जिसे हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोमेन संपुट है, ये कैप्सूल जो होता है प्याले नुमा, तो यदि मान लीजिए हम ये ग्लोमेरुलस है, यानी जो केशिका गुच्छ है, ये छलनी है, इसके नीचे हम एक और छलनी लगा दें। आप सोचिए कि यदि कोई छलनी से हम कोई चीज छान रहे हैं, उसके नीचे और अगर अपन एक प्याला लगा दें तो छन्ने में दिक्कत आएगी, छन्ने में प्रॉब्लम होगी। तो वही दाब जो है वो संपुटीय द्रव स्थितिक दाब कहलाता है। अर्थात ये प्याला जो है, कैप्सूल जो है, ये इस छलनी में से जो छन के आ रहा है उसको छनने से रोकेगा। तो ये भी माइनस में होगा, ध्यान रखना, ये भी माइनस में होगा। कितना होगा? 20 mmHg होगा। तो जिसे हम CHP अर्थात कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो दाब हैं वो मिलकर इसमें 2 जो है वो विरोध करेंगे छनने का, जबकि 70 mmHg GHP छानने में मदद करता है। तो दोनों को जब हम मिलाकर यहाँ पर देखते हैं, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब, अर्थात जो छन्ने के लिए शुद्ध नेट जो हमारा फिल्ट्रेट प्रेशर कितना होगा, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब कितना होगा? 20 mmHg, अर्थात अभी भी 20 mmHg नीचे की ओर ज्यादा प्रेशर है। और इसी के कारण रक्त से जो उपयोगी पदार्थ और जो छनित्र है वो छनकर आ जाता है। तो राइट बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम इसको इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं, समीकरण के माध्यम से समझते हैं कि नेट इफेक्टिव जो प्रेशर होगा, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब कितना होगा? ये होगा बराबर GHP माइनस BCOP प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ हम इसका जब मान रखेंगे तो सीधा हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट देखते हैं 20 mmHg आता है। तो ये 20 mmHg शुद्ध निस्यंदन दाब होता है, जिसके कारण छनने की क्रिया होती है। राइट, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है GFR, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि GFR क्या होती है? ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, अर्थात दोनों वृक्कों से, एक मानव के दोनों वृक्कों से प्रति मिनट 1 मिनट में बनने वाले निस्यंदन अर्थात छनित्र की मात्रा की दर को ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। अर्थात 1 मिनट में दोनों वृक्क हैं, यानी सभी वृक्क नलिकाएं, दोनों वृक्कों की वृक्क नलिकाएं कितनी मात्रा में छनित्र को छानेगी, वो उसकी GFR कहलाती है। जिससे हम आगे बहुत सारी जो है किडनी की फंक्शंस के बारे में ये मतलब संभावना करते हैं कि किडनी किस प्रकार काम कर रही है। तो यहाँ GFR रेट निकाली जाती है। तो मानव की अगर हम बात करें GFR रेट, तो वो
125 अर्थात 125 ml प्रति मिनट होती है। एक मिनट में लगभग 125 ml छनित्र जो है छनकर आ जाता है बोनमैन संपुट की गुहा में। यदि हम बात करें एक दिन की या 24 घंटे की तो 180 लीटर पर डे 24 घंटे में छनित्र जो है आता है। और इसके अंदर अगर हम यूरिन की बात करें, इस टोटल के अंदर केवल 1 से 2 लीटर ही यूरिन होता है। अब आप कहेंगे कि साहब इतना जो है 180 लीटर एक घंटे 24 घंटे में यानी एक दिन में 180 लीटर जो है छनित्र छनता है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, लगातार ये फ्रीक्वेंसी में छाना जाता है, बार बार रक्त में मिलाया जाता है, फिर छाना जाता है। तो एक दिन के अंदर 180 लीटर छनित्र जो है छनकर आता है। लेकिन फिर मूत्र केवल कितना बनता है, 1 से 2 लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो छनित्र आता है उसका अधिकांश भाग यानी लगभग 99% भाग छनित्र का वापस से रक्त में अवशोषण करके मिला दिया जाता है, जिसे हम पुनरावशोषण कहते हैं। वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा अगला पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो छनित्र आया है वो सारा यूरिन में बदल जाएगा, केवल उसका 1% ही यूरिन का निर्माण करेगा। इसीलिए 24 घंटे में अर्थात एक डे के अंदर, 1 डे के अंदर लगभग 1 से 2 लीटर ही मैक्सिमम यूरिन बनाया जाता है दोनों वृक्कों के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूत्र निर्माण की क्रिया में पहला स्टेप हमारा परानिषेधन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम लेंगे वर्णात्मक पुनरावशोषण एंड श्रावण, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो देखते रहिए, लगातार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।